नमस्कार, जोहार। तो छात्रों, आज मैं वर्ग नवम के तीसरा अध्याय का दूसरा वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है अफवाह। अफवाह नामक चैप्टर के पहले वीडियो में बता चुका हूँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो छात्रों, आज मैं शुरुआत करता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में विस्तार से बताता हूँ। इसके बाद चलूंगा प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसमें नर्मदा दरोनी, ताप्ती दरोनी, गोदावरी दरोनी, महानदी दरोनी, कृष्णा दरोनी, कावेरी दरोनी, इस सब के बारे में विस्तार से 1 बाय 1 बताते चलूंगा। तो छात्रों, शुरुआत करता हूँ सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पूरब तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों से काफी नजदीक से निकलती है। कहने का मतलब है कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील में ही है। फर्क इतना ही है कि सिंधु नदी भारत के पश्चिम की ओर बहाव होता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूर्व की ओर बहाव करती है। तो यहाँ पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, जो मानसरोवर झील से प्रारंभ होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सा है, जिसमें से सर्वप्रमुख है दिबांग, लोहित, केनुला, इसकी सहायक नदियां हैं। इसके साथ साथ यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर, जिसकी ऊंचाई 7,757 मीटर है, के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर के जैसा बोर्ड बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहां अर्थात इसी नदी का नाम दिहांग कहा जाता है तथा दिहांग, लोहित और केनुला दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रों कि तिब्बत एक शीत और एवं शुष्क क्षेत्र है। यहाँ इस नदी का जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। यह बहुत से नदियां द्वीपों का निर्माण करती है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। आगे यहां कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शाम को और बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। छात्रों, 1 नंबर के प्रश्न में ऐसा पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। ऑप्शन 4 रहेगा, जिसमें एक सांपो वाला सही होगा और जमुना वाला सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिया के मैप से कि ब्रह्मपुत्र नदी का शुरुआत कहाँ से होता है और वह बहते हुए कहाँ से जाता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर तिब्बत है और तिब्बत में ही यहाँ मानसरोवर है और यहीं से ये शुरुआत होता है। ऐसे बहते बहते आगे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, असम में प्रवेश करता है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। इसी के बीच हम लोग गौर करेंगे तो दिहांग, करनौल, लोहित इत्यादि ये सभी नदियां इसमें मिलती जाती हैं।
तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि ये हो गया हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। अब हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसके पहले बताया जा चुका है कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग से जिस नदियों का उद्गम होता है उसको प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। ये अधिकतर बरसाती हुआ करती है। कहने का मतलब है कि बरसात के दिनों में इन नदियों में पानी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है और गर्मी के दिनों में बिल्कुल सूख जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो पूरब की ओर बहती है, और ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नर्मदा एवं तापी दो ही ऐसी बड़ी नदियां हैं जो पूरब की ओर न बहते हुए पश्चिम की ओर बहती है और ज्वारानंद का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्मदा द्रोणी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी के निकट से होता है और यह बहते हुए पश्चिम की ओर बहते हुए भरस घाटी बनाते हुए आगे बढ़ते जाती है और यह जाकर अरब सागर में मिलती है। नर्मदा नदी के सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं और इनमें अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तो छात्रों, ये था नर्मदा नदी के बारे में। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखना चाहेंगे कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। आप इसके बारे में वेबसाइट पर जान सकते हैं, जिसका वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ताप्ती नदी या ताप्ती द्रोणी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती हुई लक्षद्वीप में अरब सागर में जाकर मिलती है, जबकि इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। पश्चिम ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे गोदावरी नदी या गोदावरी द्रोणी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, पेनगंगा इत्यादि प्रमुख है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस गोदावरी नदी की कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से है। यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा इत्यादि राज्यों में है। जहां तक इसकी कुल लंबाई का प्रश्न है, ये मात्र 860 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी। इसका उद्गम स्थल
बालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इत्यादि प्रमुख है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी दरोनी के रूप में देखते हैं तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विस्तार से फैली हुई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कावेरी दरोनी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से है। कावेरी नदी के सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, कामिनी इत्यादि प्रमुख हैं। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी दरोनी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्ण रेखा पूरब की ओर बहने वाली नदियां इसके उदाहरण के स्वरूप हैं। तो यहां अस्ट्रा बताते चले कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव सुंदरम के नाम से भी जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलौर, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, इसके बारे में छात्रों अपने से इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे झील और नदियों का अर्थव्यवस्था में सहयोग। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। सबों को धन्यवाद। थैंक टू ऑल।